नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी के अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, लाइव प्रोसेस जो होते हैं, जैव प्रक्रम जो हो रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं कि कौन-कौन से जैव प्रक्रम जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास जो था उसके अंतर्गत हम बात कर चुके थे कि सजीव और निर्जीव जो होते हैं उनमें हम किस तरीके से डिफरेंस जो है वो करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं तो थोड़े-थोड़े प्रोसेस जो हैं उनकी जानकारी हमने लास्ट क्लास में ले ली थी और अभी हम बात करते हैं एक लाइव प्रोसेस जो सजीवों के अंतर्गत होता है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं पोषण, जिसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि भाई जितने भी ये प्रोसेस लाइव प्रोसेस जितने भी होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि हर जीव को वृद्धि करनी होती है, विकास होता है, मरम्मत होती है, अनुरक्षण होता है। इन सब के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जीव जो है, सजीव जो है वो ऊर्जा को कहाँ से ग्रहण करता है? तो सजीव ऊर्जा को ग्रहण करता है बाहर से, यानी कि बाहरी वातावरण से जो है वो ऊर्जा ग्रहण करता है और इसके लिए वो भोजन लेता है। तो जिन पदार्थों से ऊर्जा मिलती है उन पदार्थों को तो कहते हैं भोजन, और भोजन लेने की जो प्रक्रिया थी उसको हमने नाम दिया था पोषण। अब हम पोषण की ही बात करते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अपने सामने क्या दिया हुआ है कि जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि हर तरीके से आप खाली बैठे हुए हो, कुछ कार्य नहीं कर रहे हो, तो भी आपका शरीर जो होता है उसको ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्यों करते हैं? तो वो मैंने अभी-अभी बताया था कि वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, इन सब कामों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। यानी कि ऊर्जा देने वाले पदार्थ या ऊर्जा का स्रोत जो होता है, जो हम ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो भोजन कहलाता है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे लेते हैं अपना भोजन, किस तरीके से वो भोजन को प्राप्त करते हैं, इसकी चर्चा हम करें। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकताएं समान होती हैं, लेकिन इसकी आपूर्ति जो है वो भिन्न-भिन्न विधियों से। क्या कह रहा है कि जो भी जीव है, चाहे वो किसी भी तरीके का जीव है, चाहे वो मनुष्य है, जानवर है, पक्षी है या फिर कोई दूसरे अदर्श जीव जो हैं, उन सबको ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। समान आवश्यकता होती है, लेकिन उसको ग्रहण करने के तरीके जो होते हैं, वो जीवों के अंतर्गत क्या होते हैं? अलग-अलग जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि वे जीव जो क्या करते हैं, जो वातावरण से किसको लेते हैं? सरल और अकार्बनिक पदार्थों को लेते हैं, जल को लेते हैं और गैसों को लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्वपोषी। स्वपोषी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो जीव जो वातावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके और फिर अपना भोजन जो है उसका निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो ये स्वपोषी की डेफिनेशन निकल के आ गई कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में इसको लेते हैं, सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। जिनमें कौन आते हैं? सभी हरे पौधे जो हैं इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। साथ में कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इसके अंतर्गत क्या होते हैं? शामिल होते हैं। यानी कि स्वपोषी वो होते हैं जो क्या करते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थों और जल जो है उनको रूप में सरल रूप में ग्रहण करते हैं और फिर अपना भोजन खुद बनाते हैं। उनको हम कहते हैं स्वपोषी। और इसका एग्जाम्पल कौन है? सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया जो हैं, जीवाणु जो हैं, वो इसके क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना क्या होता है? अनिवार्य। बाकी के जो जीव होते हैं, स्वपोषी को अगर छोड़ दिया जाए तो स्वपोषी के अलावा बाकी के जीव जो होते हैं वो किसको लेते हैं? जटिल पदार्थों को लेते हैं। और जटिल पदार्थों से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए फिर क्या करते हैं? शरीर में इन जटिल पदार्थों को लेने के बाद उनको क्या किया जाता है? छोटे छोटे सरल पदार्थों के अंतर्गत तोड़ा जाता है, यानी कि उनको विखंडित किया जाता है या तोड़ा जाता है।
ताकि जीव के अनुरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके वो। इसे प्राप्त करने के लिए जीव किसका उपयोग करता है? जैव उत्प्रेरक यानी कि जिसको अपन कहते हैं एंजाइम का प्रयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहा जाता है। आप इसको बायोकैटेलिस्ट भी बोल सकते हो, यानी कि जैव उत्प्रेरक भी कह सकते हो, और इसे आप क्या कह सकते हो? एंजाइम जो है वो भी कह सकते हो आप इसको। तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है कि कुछ जीव जो ऐसे हैं जो कि अकार्बनिक पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड को या जल को सरल रूप में शरीर में ग्रहण करते हैं, वहां से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उनको हम कहते हैं स्वयपोषी। बाकी के जो बचे हुए जीव होते हैं स्वयपोषी में आते हैं हरे पौधे और कुछ जीवाणु। बाकी के जो बचे हुए जीव होते हैं वो जटिल पदार्थों को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, लेकिन जटिल पदार्थ जो हैं वो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए उनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है ताकि वो वृद्धि के लिए या फिर अनुरक्षण के लिए ऊर्जा जो है वो प्रदान कर सके। और उन पदार्थों को तोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जैव उत्प्रेरक का, जिसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, उनका उपयोग किया जाता है उन पदार्थों को तोड़ने के। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। यानी कि अब एक लाइन ध्यान रखना, यहां से हमें ये पता चला कि स्वपोषी जो है वो हम किसको कह रहे हैं। तो स्वपोषी हम किसको कह रहे हैं? ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि वे जीव जो भोजन निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, उनको तो हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। वो तो कहलाते हैं स्वयपोषी। और स्वयपोषी में कौन आते हैं? स्वयपोषी के अंतर्गत हमने बात की तो यहां पर दो आते हैं। कौन कौन है? इसके उदाहरणों की बात करें तो इसके उदाहरणों के अंतर्गत आ जाता है, एक तो कौन होते हैं? हरे पौधे, और एक कौन होता है? कुछ जीवाणु। हरे पौधे और कुछ क्या होते हैं? जीवाणु जो है वो स्वयपोषी होते हैं। बाकी देखिए दूसरी लाइन लिखी हुई है कि कुछ जीव जो है, ये कुछ जीव जो है वहां क्या कहरा जा रहा है? उनको विषम पोषी। इनको कहा जाता है हिटेरोट्रॉप्स, जो है इस नाम से जाना जा रहा है। और विषम पोषी हम किसको कहते हैं? जो स्वपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? रूप से भोजन के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम कहते हैं विषम पोषी। और उसमें कौन कौन आते हैं? इसके एग्जाम्पल में आ गया जैसे जंतु तथा कवक जो है वो इसी प्रकार के विषम पोषी जीवों में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। तो इसके उदाहरणों की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, किस किस को लिख सकते हो? जंतुओं को लिख सकते हो इसके अंतर्गत, और किसको लिख सकते हैं? कवक जो होते हैं उनको इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। अब जंतुओं में सभी आ गए, गाय भैंस भेड़ बकरी, मनुष्य जो है वो भी जंतुओं के अंतर्गत शामिल हो गया, तो वो सभी इसमें आ जाते हैं। आगे चलते हैं। स्वयपोषी पोषण किसको कहते हैं? स्वयपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी। यह वह प्रक्रम होता है जिसमें स्वयपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित करता है। यानी कि किसके बारे में कह रहा है? कि प्रकाश संश्लेषण जो है उससे होती है स्वयपोषियों की भोजन की जो आवश्यकता होती है, ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है स्वयपोषी की, वो किससे पूरी होती है? प्रकाश संश्लेषण जो है वहां से पूरी। और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम होता है जिसमें स्वयपोषी क्या करता है? बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित करता है। यानी कि जो पदार्थ, जैसे उसने गैसें ली, जैसे उसने जल लिया, जैसे उसने बोला वो मिनरल्स लिए जमीन से, इन सबको क्या करता है? ऊर्जा के एक ऐसे रूप में बदलता है जो उसके शरीर में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, संग्रह हो जाता है। तो बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में क्या कर देता है? वो परिवर्तित कर देता है।
ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में जाते हैं। किस रूप में जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में किस में बदल जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल, यानी कि स्वपोषी जो है, इसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन होता है साथ में? साथ में होता है जल, यानी कि H2O। और ये दोनों के दोनों किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल जो होता है उसकी उपस्थिति में। ये दोनों के दोनों क्लोरोफिल, जिसको अपन पर्णहरित बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया के द्वारा किस में बदल जाते हैं ये? तो ये बदल जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। और अगर कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप होता है ये पूछा जाए, तो आप वो भी बता सकते हो कि ये कौन से रूप में होते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी। कौन सा रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का? तो आप वो भी बना सकते हो, कौन सा रूप होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 जो है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। यानी कि हरे पौधे क्या करते हैं? तो इसको बैलेंस कर देता हूं मैं। हरे पौधे क्या करते हैं? 6CO2 लेते हैं, 6H2O लेते हैं, और 6 ही क्या बनाते हैं? O2 जो है वो यहां से बनती है। 6 अणु जो है वो ऑक्सीजन के भी यहां से बनते हैं। तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि स्वपोषी जो जीव हैं वो क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, भूमि से जल को और खनिज लवण को लेते हैं, और उनके अंतर्गत उपस्थित पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ये उसको किस में बदल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। तो यहां एक चीज और लिख लेना, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इनके रूप में, इनकी सहायता से वो किस में बदल देते हैं? उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप बनता है? तो वो ध्यान रखना, वो ग्लूकोज होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। अगले अनुभाग में, यानी कि अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। अब कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, उसकी बात करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें मंड के रूप में क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें क्या कर लेते हैं अपन? मंड, यानी कि स्टार्च के रूप में क्या कर लिया जाता है? संचित। यानी कि अब आप कह सकते हो कि पौधों का जो संचित भोजन होता है वो कौन होता है? अब आप कह सकते हो पौधों का जो संचित भोजन है, संग्रहित फूड जो होता है पौधों का, संचित जो भोजन है वो कौन है? तो पौधों का संचित जो भोजन होता है वो कौन होता है? वो होता है स्टार्च। और स्टार्च का दूसरा नाम क्या देते हैं? स्टार्च को कहा जाता है मंड। जो होता है उस नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। ये स्टार्च जो है ये क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, जो यहां से अपने को पता चला। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। रक्षित का मतलब ये वो ऊर्जा है जो पौधे को इमरजेंसी के अंतर्गत संकटकालीन जो परिस्थितियां होती हैं, यानी कि जब वो भोजन का निर्माण नहीं कर रहा होगा, उस समय ये पौधे को क्या करता है? भोजन उपलब्ध कराने का काम करता है, तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर लिया जाता है? काम में ले लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है, यानी कि ऐसा जैसा पौधों में हो रहा है, ऐसा ही हमारे अंदर भी हो। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है? संचित। तो यहां से हमको ये भी पता चल गया अब कि हम जो भोजन खाते हैं उसका भी कुछ भाग जो है वो किसके रूप में इकट्ठा हो जाता है? यानी कि जंतुओं में संग्रहित भोजन जो होता है, जंतुओं में संग्रहित भोजन, जंतुओं में जो इकट्ठा भोजन होता है वो किस रूप में होता है? तो जंतुओं में जो संग्रहित भोजन होता है वो किसके रूप में पाया जाता है? वो पाया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन जो होता है उसके रूप में पाया जाता है। ये
जंतुओं के अंतर्गत जो संचित भोजन होता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। तो अब हमें पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस तरीके से होता है, वो अपने को पढ़ना है। इस प्रक्रम के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन काम में आता है, 6CO2 काम में होती है, 12H2O जो है वो काम में आता है। क्या आता है, 12H2O जो है वो काम में आता है। पूरा प्रोसीज लिखा हुआ है, वहां पे 6 भी ठीक है। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो होता है, इनकी उपस्थिति में होती है ये क्रिया। किस किस की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है ये क्रिया। और बनता क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है, और साथ में क्या बनता है, यहाँ पे जल बनता है। तो ये क्या है, ये हो गया ग्लूकोज। ये ध्यान रखना, ये किस फॉर्म में बना, ये ग्लूकोज के फॉर्म में बना, जो कि क्या होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए पहले भी मैं उस समीकरण जो है उसको पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, कि यहाँ से क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ से क्या क्या बन रहा है उसको मैं इधर ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये तो बना अपना ग्लूकोज। इसके अलावा क्या बना, इसके अलावा बनती है ऑक्सीजन 6 अणु, और इसके अलावा क्या बनता है, कुछ जल का अणु जो होता है वो भी अपने को वापस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 6 आ जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 12 हो जाएंगे। अब भाई अगर H2O ऐड करेंगे तो यहाँ 12 लिखना पड़ेगा, H2O नहीं ऐड करेंगे तो यहाँ पे इतना ही लिखना था, क्योंकि 12 और 6 18। तो यहाँ पे देखो 12 दूनी 24 हो गई, तो ये हो गया 12, और ये 6 दूनी 12। तो 12 और 12 24, और यहाँ पे भी कितनी होगी, 12 और 12 24 होगी। उसके बाद ये रिएक्शन अपन ने यहां लिख ली है। प्रकाश ऊर्जा का कौन कौन सी, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहली जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसका उपयोग क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। यानी कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है, सबसे पहले अवशोषण। तो फर्स्ट स्टेप तो होता है ये वाला। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला जो स्टेप होता है वो तो कौन होता है, प्रकाश ऊर्जा का, यानी कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का क्लोरोफिल के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। दूसरा जो स्टेप है वो क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरण। वो जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित की गई प्रकाश ऊर्जा जो थी उसको किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में उसको बदला जाता है। तथा अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटन। किसके अणुओं का, जल के अणुओं का। तो जल जो होता है वो किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये होता है दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप की अगर बात करें तो तीसरा स्टेप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद एक हो, यानी कि जरूर नहीं है कि एक शुरू हो गया तो कंटिन्यूअसली होता ही रहेगा, नहीं भाई ऐसा कोई जरूर नहीं। इनमें से एक स्टेप हो सकता है दूसरा स्टेप 2 घंटे बाद भी हो। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में टोटल जो है वो कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको क्लोरोफिल या पर्णहरित के द्वारा अवशोषित किया जाता है। दूसरा स्टेप होता है कि वो अवशोषित की गई जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और इसी के अंतर्गत ध्यान रखना कि जल का जो अणु होता है उसका अपघटन होता है, और उसके अपघटन से क्या बनता है, अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अपने को क्या होती है, प्राप्त होती है। और तीसरा स्टेप होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाती है, अपचयित हो जाती है। ये 3 स्टेप होते हैं। इन तीनों स्टेप की सीक्वेंस क्रम जो होता है वो बिल्कुल यही होता है, और ये एक के बाद एक हो ऐसा जरूरी नहीं। कुछ पौधों के अंतर्गत एक स्टेप जो है वो हो जाता है, दूसरा स्टेप जो है उसके कुछ समय बाद होता है, और तीसरा स्टेप उसके भी कुछ समय बाद होता है। कुछ पौधों के अंतर्गत ये कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू हो जाते हैं, लगातार भी हो। पर इंपॉर्टेंट ये है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एक के बाद एक ही हो। उदाहरण के लिए जैसे अपन बात करते हैं कौन से पौधों की, मरुद्भिद पौधों की बात करते हैं। इन मरुद्भिद पौधों में क्या होता है कि ये पौधे रात में क्या करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दिन में नहीं लेते ये, रात में क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ग्रहण की है, पहले उसको ये एक मध्यवर्ती पदार्थ जो होता है उसके अंतर्गत क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और फिर दिन में जैसे ही सूर्य निकलता है, उस सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके और फिर क्या बना लेते हैं, ये अपना अंतिम उत्पाद जो है वो प्राप्त करते हैं। यानी कि एक स्टेप हुआ रात को और बाकी स्टेप कहाँ हुए, दिन के अंतर्गत। तो ये मरुद्भिद पौधे जो होते हैं, इनके अंतर्गत क्या होता है, ये रात में क्या लेते हैं, मरुद्भिद प्लांट्स जो होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो मरुद्भिद पौधे क्या करते हैं, मरुद्भिद पौधे कौन से होते हैं, ये वो पौधे होते हैं जो कहाँ होते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये पौधे कहाँ उगते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले, रेगिस्तान में उपस्थित पादप, या रेगिस्तान में उगने वाले कर देता हूं, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं। ठीक है, और ये पौधे क्या करते हैं, ये पौधे रात में तो क्या लेते हैं, रात में तो लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, रात में तो ले लेते हैं CO2। और दिन में ये क्या करते हैं, दिन में ये क्या लेते हैं, दिन में क्लोरोफिल के द्वारा, दिन में क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दिन में क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। यानी कि दो टाइम पे हुआ, एक बार रात में हुई क्रिया और एक बार क्या हुई, दिन में। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में ये होता है कि यहां से यहां तक जब जाते हैं तो इसके बीच में एक पदार्थ बनता है जिसको अपन कह देते हैं मध्यवर्ती पदार्थ। इसके बीच में क्या बन जाता है, एक मध्यवर्ती उत्पाद जो है वो बन जाता है। और लास्ट जो उत्पाद है वो बनता है इसके बाद, लास्ट जो उत्पाद है वो बनता है इसके बाद। यानी कि कैसे होगी क्रिया, तो रेगिस्तानी पादप जो होते हैं उनमें क्रिया कैसे होती है, रात के समय वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक बीच का उत्पाद जो होता है, मध्यवर्ती उत्पाद जो होता है उसमें बदल देते हैं। और फिर दिन के अंतर्गत जब क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करता है तो वो मध्यवर्ती जो मध्यस्थ उत्पाद जो बना था वो किसमें बदल जाता है, अंतिम उत्पाद के अंतर्गत बदल जाता है। ठीक है, आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक होता है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, ये क्या कह रहा है, एक पत्ती है, उस पत्ती को हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, उसकी एक अनुप्रस्थ काट ले लेते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब पत्ती ऐसे होती है तो उसको इस तरीके से काट लेते हैं। काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे जैसा कि किसमें दिखाया गया है, चित्र 6.1 में दिखाया गया है। तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये पत्ती है, उस पत्ती की हमने क्या कर लिया, एक काट ले ली, यानी कि अनुप्रस्थ काट ले ली उसको। और अनुप्रस्थ काट काटने के बाद जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देती है, हमको ये हरे रंग की जो संरचनाएं होती हैं ये दिखाई देती, ये हरे रंग की संरचनाएं जो हैं ये आपको क्या होंगी, दिखाई देती। और ये हरे रंग की जो संरचनाएं होती हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, इन हरे रंग की संरचनाओं को हम जानते हैं हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, इन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है पर्णहरित, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल के नाम से जिसको अपन बोल रहे हैं। लिखा हुआ भी किताब में यही है, पर आप इसको पर्णहरित भी बोल सकते हैं। तो पत्ती की जब अनुप्रस्थ काट काटते हैं और जब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें हमको क्या दिखाई देती है,
हरे रंग की कुछ बिंदुओं के जैसी संरचनाएं जो होती हैं वो दिखाई देती हैं, जिनको क्या कहते हैं, पादपों का एक कोशिकांग होता है, और उस कोशिकांग का नाम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और इनमें कौन पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो ये दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है या नहीं है। तो हमने क्या किया भाई, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1, जिसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। जैसे कि कौन ले सकते हो आप, मनी प्लांट आप ले सकते हो, या फिर क्रोटन का जो पौधा होता है वो आप ले सकते हो। ये गमले में लगा हुआ कोई पौधा है। इस पौधे को हम क्या करते हैं, 3 दिन अंधेरे कमरे में रखते हैं, ताकि इसका संपूर्ण मंड जो है, स्टार्च जो है वो क्या हो जाए, काम में आ जाए। इसको 3 दिन हमने कहाँ रख दिया, किसी अंधेरे कमरे में रख दिया, जहां इसको प्रकाश नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, तो वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधा क्या करेगा, अपना जो संग्रह किया हुआ भोजन था, जिसको हमने नाम दिया था स्टार्च या जिसको मंड कहा था, उसका क्या कर लेगा, उपयोग कर लेगा। तो लगभग 3 दिन में उसका जो संग्रह भोजन था, स्टार्च या मंड जो उसके पास था, वो क्या हो जाएगा, काम में आ जाएगा। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित कीजिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। यानी कि पौधे की एक पत्ती ली है और उस पत्ती का हरा भाग जो है उसको देखकर, और उसको क्या कर लेना है, कागज के ऊपर उसको एक ट्रेस कर लेना है। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। अब उसी पत्ती को किस में डालना है, उबलते हुए पानी में। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए। उबालने के बाद किस में डुबो देंगे, अल्कोहल से भरा हुआ बीकर जो होगा उसमें उसको डुबो दें। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक अल्कोहल उबलने नहीं लगे। अब उस पत्ती को हमने अल्कोहल में डाल दिया। अल्कोहल को हम किसके ऊपर, पानी के ऊपर रखकर गर्म करते हैं। और कब तक गर्म करते हैं, जब तक कि अल्कोहल जो है वो क्या नहीं होने लग जाए, उबलने नहीं लग जाता है, तब तक उसको गर्म करते हैं। पत्ती के रंग का क्या होगा, तो क्या जब हम देखेंगे कि जब वो उबलने लगेगा अल्कोहल, तो पत्ती का रंग जो है उसमें कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, और अगर वो होगा तो विलयन का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो लीजिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। चित्र 6.2 जो अभी आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ये आ गया आपका चित्र 6.2। अब देखो इसमें निष्कर्ष क्या निकाला हमने। पहले चलते हैं हम, शुरुआत की जो हमारी चीजें थी, पहला जो क्रियाकलाप एक्सरसाइज जो दिया था उसमें शुरू में चलते हैं। तो देखो यहां तक तो हमने क्या किया कि भाई हमने एक मनी प्लांट का पौधा ले लिया, 3 दिन तक हमने उसको अंधेरे कमरे में रख दिया। 3 दिन अंधेरे कमरे में रखेंगे तो उसके पास जो भी स्टार्च था या जो भी संग्रह भोजन था वो उपयोग में हो जाएगा। उपयोग में होने के बाद अब हम उसको पौधे को बाहर लाएंगे और लगभग 6 घंटे के लिए हम उसको कहाँ रख देंगे, सूर्य के प्रकाश में। फिर उसकी एक पत्ती तोड़ लेंगे और इस पत्ती का हरा जो भाग होता है उसको अंकित करके उसके कागज के ऊपर क्या कर लेंगे, ट्रेस। अब क्या करेंगे, इस पत्ती को हम कुछ देर के लिए किस में डाल देंगे, उबलते हुए पानी में, और फिर किस में डाल देंगे, अल्कोहल से भरे हुए बीकर। अब अल्कोहल से भरा हुआ जो बीकर होगा उसको जल उष्मक के ऊपर रखकर और फिर उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, कब तक गर्म करते हैं, जब तक वो अल्कोहल जो है वो उबलने नहीं लगता। पत्ती के रंग का क्या होता है, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो पत्ती के केवल हरे भाग ही आयोडीन के साथ क्या करते हैं, नीला और काला रंग प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब उसको अल्कोहल में उबालते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल में उबालने के बाद जब हम उसको आयोडीन में डालते हैं तो पत्ती का केवल हरा भाग जो था वही क्या करता है, आयोडीन के साथ नीला या काला रंग प्रदर्शित करता है। जिससे ये सिद्ध होता है कि स्टार्च का निर्माण केवल उन भागों में होता है जहां पर कौन था, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब हमने उसको अल्कोहल से अंतर्गत रखा
जब हमने उसको कहाँ रखा, एल्कोहल में, जब हमने उसको उबाला और उबालने के बाद हमने उसको किस में डाल दिया, आयोडीन का जो विलयन था उसमें हमने डाल दिया। तो जैसे ही आयोडीन के विलयन में डालेंगे, वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करेगा, आयोडीन से क्रिया करेगा, और आयोडीन से क्रिया करके कौन सा रंग देगा अपने को, नीला या काला रंग जो है वो देता है। कौन सा रंग देता है वो अपने को, नीला या काला रंग देता है वो अपने को। हरा भाग जो होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हरे भाग के अंतर्गत कौन था, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होने के कारण वहां पर क्या बना था, भोजन जो है वो बना था, और उसी के कारण रंग जो है वो कैसा आया था, नीला। इसीलिए एक सवाल पूछा जाता है कि आयोडीन परीक्षण जो है ये किसके लिए किया जाता है। एक सवाल आता है कि आयोडीन परीक्षण जो है वो किसके लिए किया जाता है। यहां पर बात करते हैं आयोडीन परीक्षण किसके लिए होता है, स्टार्च की उपस्थिति के लिए। स्टार्च या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, आयोडीन परीक्षण किया जाता है। अब यह भी ध्यान रखना है कि जब आयोडीन परीक्षण करते हैं तो रंग कैसा आता है, तो इसमें रंग जो होता है वो कैसा आता है, इसमें रंग आता है नीला, या फिर कैसा रंग आता है, काला। नीला या काला रंग जो है वो आता है, कई बार एग्जाम में वो इसको बैंगनी भी बोल देता है। तो बैंगनी, नीला या काला रंग जो है वो आता है। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं, कक्षा 9 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि यहां पर रंध्र जो होते हैं, रंध्र कहां पाए जाते हैं, पत्ती जो होती है उस पत्ती की सतह जो होती है, कौन सी सतह, अधर सतह जो होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं, रंध्र जो है वो उपस्थित होते हैं। कहां होते हैं, पत्ती की अधर सतह जो होती है, पत्ती की अधर सतह पर क्या होते हैं, पत्ती की अधर सतह पर होते हैं रंध्र उपस्थित होते हैं। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि रंध्र जो होते हैं, जैसे ये पत्ती है तो अधर सतह कौन सी होती है, पत्ती का वो सतह जो जमीन की तरफ होती है उसको क्या कहा जाता है, अधर सतह के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है तो पत्ती का ये वाला हिस्सा जो है वो जमीन की तरफ होता है, तो इसमें कौन पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्रों को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा जो है वो कहा जाता है, जो पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो भी गैसें चाहिए या जो भी गैसें वो बाहर निकालेगा, वो सारी गैसों का आदान प्रदान जो होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये सारी क्रिया किसके द्वारा होती है, इन रंध्रों के द्वारा ही ये क्रिया होती है। अब रंध्रों के द्वारा ये क्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है उसकी भी बात करते हैं। लेकिन यहां यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे इन छिद्रों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होता है या कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे इन छिद्रों को क्या कर लेते हैं, बंद। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, दिन के अंतर्गत वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है तो उस समय उसके छिद्र क्या होंगे, बंद। या फिर जैसे मरुद्भिद पौधों की बात करें, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वो रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, तो दिन में उनके छिद्र क्या होंगे, बंद होंगे, क्योंकि दिन में वो प्रकाश संश्लेषण तो कर रहे हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्होंने रात को ही क्या कर ली थी, ग्रहण करके अवशोषित करके उसको एक मध्यस्थ उत्पाद में बदल दिया था। तो दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत दिन में जो रंध्र या स्टोमेटा होते हैं वो बंद होते हैं। जबकि अपन बात करें दूसरे जो पौधे होते हैं, वो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे होते हैं तब उनके छिद्र क्या होते हैं, बंद होते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य होता है। छिद्र खुलते और बंद किसकी वजह से होते हैं, छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिकाएं जो होती हैं जिनको अपन बोलते हैं गार्ड सेल्स,
इन गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है छिद्रों का खुलना और बंद होना। छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है? गार्ड सेल्स जो होती है इनका काम होता है ये छिद्रों को खोलती हैं और यही छिद्रों को क्या करती है? बंद करती है। अब कैसे ये छिद्रों को खोलती है और कैसे ये छिद्रों को बंद करती है उसकी भी बात करते हैं। चलो, तो ये कैसे छिद्रों को खोलती और बंद करती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, जब जल क्या होता है? अंदर जाता है, तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यानी कि छिद्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन कंट्रोल करता है? छिद्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को कंट्रोल करती है द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स जो होती हैं ये कैसे काम करती हैं? तो गार्ड सेल्स काम करती हैं कि जब इनमें जल अंदर जाएगा तो क्या होगा? जब इनमें जल अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं और फूल जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और जब वो यानी कि जल जब उनका बाहर निकल जाता है तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और जब वो सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं? तो रंध्र हो जाते हैं बंद हो जाते हैं। तो रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद। यानी कि ये दो जो लाइनें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिका। और द्वार कोशिकाएं इस काम को कैसे करती हैं? तो जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाएगा तो वो फूल जाती हैं और फूलेंगी तो छिद्र क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। जब फूलेंगी तो छिद्र क्या हो जाएगा? इस तरीके से खुल जाएगा। और जब इनका रंध्र जो है मतलब इनका जो जल है वो बाहर निकल जाएगा तो छिद्र क्या हो जाएगा? फिर बंद हो जाएगा। इस तरीके से काम करते हैं ये। तो किसके ऊपर निर्भर करता है? ध्यान रखना, द्वार कोशिकाओं पर। द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। मैं लिख भी देता हूं इसको साइड के अंतर्गत, एक तरफ लिख देता हूं रंध्रों का खुलना और बंद होना। रंध्रों का खुलना और इधर लिख देता हूं रंध्रों का बंद होना। रंध्र कब खुलते हैं ये ध्यान रखना। किस पर निर्भर कर रहा है? द्वार कोशिका। बीच में आ गई द्वार कोशिका। द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं? ये करती हैं जल अवशोषित। ये क्या करती हैं? ये करती हैं जल अवशोषित। और जल अवशोषित कर कर क्या हो जाती हैं? द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। द्वार कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती। और जब ये फूल जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं? तो रंध्र खुल जाते। अब इसका कर दो उल्टा। द्वार कोशिका अब क्या होगी? ये जल को क्या कर देती हैं? त्याग देती हैं। जल को त्याग कर क्या करती हैं? द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है। जल को त्याग कर द्वार कोशिका क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। और जब ये सिकुड़ जाएंगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे? फिर बंद। ठीक है भाई, ये होता है इस तरीके से कार्य। आगे चल, अब आ जाता है क्रियाकलाप अपने पास 6.2। इसकी भी बात करते हैं। लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे लीजिए। जैसे कि मेरे पीछे चित्र भी देख रहे हो, इस तरीके के गमले में लगे हुए हमने कितने पौधे ले लिए? दो पौधे जो हैं वो हमने ले लिए। 3 दिन तक उन्हें उन्हें अंधेरे कमरे में रखो। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। यानी कि इन पौधों को किसके ऊपर रखना है?
कांच की जो पट्टी होती है उसके ऊपर इनको क्या करना है, रखना है। एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख दो, जैसे यहां पर इसके साथ तो हमने KOH जो है वो यहां पे रख दिया। पहले तो पौधों को किस पे रख लिया, एक कांच की पट्टी के ऊपर रख लिया, फिर एक के अंतर्गत क्या रख दिया हमने, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे में नहीं रखा हमने। तो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्यों करते हैं, पहले तो इस चीज पे ध्यान दे लो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो काम में क्यों लिया। यहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए काम में लिया क्योंकि वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। तो KOH का उपयोग जो है वो क्यों किया जाता है, ये ध्यान रखना। KOH का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो क्या करे, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, इसलिए उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, अब तो बिल्कुल ही नहीं दिख, है ना। अब दिख जाएगा, है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका उपयोग। चित्र 6.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। अब दोनों पौधों को हमने क्या किया, ये बेल जार जो है उसके द्वारा क्या कर दिया, हमने ढक दिया। अब क्या करें आगे, अब क्या करेंगे आगे, तो अब वो क्या कह रहा है कि अब अपने को देखना क्या है, जार के तले को सील करने के लिए कांच की पट्टिका पर वैक्सीन लगा दो। इससे प्रयोग जो है वो क्या हो जाएगा, वायुरोधी हो जाएगा। लगभग 2 घंटे लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो निष्कर्ष भी निकालेंगे, मैं लिख के लाता हूं, आंसर को टेंशन ना लें आप। लेकिन पहले समझते हैं ये क्या कह रहा है, कि दो पौधे लिए, एक जैसे समान आकार के दो पौधे लिए, पहले दोनों पौधों को हमने किसमें रख दिया, 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दिया, फिर निकाला उनको बाहर, निकालकर नीचे कांच की सिल्ली रखी या कांच रखा और कांच के ऊपर दोनों गमलों को रख दिया। रखने के बाद एक के साथ तो क्या रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, और दूसरे के साथ नहीं रखा। जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा उसमें क्यों रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ये उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अब दोनों को रखने के बाद दोनों के ऊपर रखा कांच का एक बेल जार, और रखने के बाद उसके चारों तरफ वैसलीन लगाकर उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से सील कर दिया, ताकि ना तो हवा अंदर जा सके और ना बाहर निकल। तो वैसलीन क्यों लगाई, ताकि उपकरण जो है अपना वो कैसा हो जाए, वायुरोधी हो। अब आगे ये क्या कह रहा है कि अब जब वायुरोधी हो जाता है, 2 घंटे तक रखा रहने दो, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों से एक एक पत्ती को तोड़ते हैं, और तोड़कर उसके अंतर्गत किसकी जांच करते हैं, मंड यानी कि स्टार्च जो है उसकी जांच करते हैं। और उसकी जांच कैसे करते हैं, पहले पानी में डालते हैं, उसको उबालते हैं, फिर उसको अल्कोहल में डालते हैं, अल्कोहल को पानी के ऊपर रखकर गर्म करते हैं जब तक वो उबलने नहीं लग जाता है। जब वो उबलने लग जाता है तो उस पत्ती को निकालते हैं और फिर उसको किसमें डालते हैं, आयोडीन का जो विलयन होता है फिर उसमें डालते हैं। ठीक है, तो क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं, तो आगे चलते हैं क्या कहते हैं। जिस बेल जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वहां कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो गई, इसलिए उस पौधे की पत्ती में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ और आयोडीन परीक्षण में नीला या काला रंग नहीं बनता। तो कैसे हुआ, जिसके अंतर्गत क्या रखा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसके अंतर्गत रखा था, जिसके अंतर्गत क्या रखा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसके अंतर्गत रखा था, वहां पर क्या होता है, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वहां पर क्या होगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, स्टार्च जो है उसका निर्माण नहीं होगा। यानी कि आयोडीन परीक्षण जब होगा तो वो वहां पे नीला या काला रंग अपने को
जबकि दूसरे बेल जार में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध रहती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण होता है और पत्ती में स्टार्च जो है वो बनता है, जो आयोडीन परीक्षण में नीला या काला रंग देता है। इससे सिद्ध क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहां से एक और चीज अपने को पता चल गई कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, आवश्यक। इससे पहले जो प्रयोग किया था उससे पता चला था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो आवश्यक होता है। तो ये बात अपने को यहां से पता चल गई है। तो इसका निष्कर्ष जो है वो अपना निकल के आ गया ये। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप किसी की भी उपस्थिति के बारे में अनुमान लगा सकते हो कि वहां पर कोई चीज होती है या नहीं होती। ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कम कर दूं। ये अपने को यहां से, और तीसरी चीज यहां से क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आवश्यक। ये निकला अपना निष्कर्ष जो है, उसकी बात हमने। आगे चलते हैं। उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो देखो, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, ये हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हमें सिद्ध ये करना है कि क्या सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, तो इसकी भी बात करते हैं। अब तक हम ये चर्चा कर चुके हैं कि स्वयंपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की क्या होती है, आवश्यकता। तो देखो, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। आपने देखा जब हमने उसको 3 दिन तक दोनों प्रयोगों में अंधेरे कमरे में रखा, तो वहां पर स्टार्च या मंड का निर्माण नहीं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। यानी कि जो पौधे मिट्टी में होते हैं वो क्या करते हैं, जल कहां से लेते हैं, तो जल वो लेते हैं मिट्टी में, उनकी जड़ें होती हैं, उन जड़ों के द्वारा वो जल का क्या करते हैं, अवशोषण। और जलीय पौधे जो हैं वो तो जल के अंतर्गत पाए ही जाते हैं, तो आवश्यकता अनुसार वो जल का भी क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व होता है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व होता है। ये कह रहा है नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, एक आवश्यक तत्व होता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त किया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। यानी कि यहां से एक बात अपने को पता चली कि नाइट्रोजन जो है वो पौधों के लिए आवश्यक तत्व है, और उसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, या तो प्रोटीन के निर्माण में या फिर दूसरे यौगिक जो होते हैं उनके निर्माण में करते हैं। लेकिन नीचे की लाइनों से हमको ये भी पता चला कि पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। ये भी अपने को इन लाइनों से अपने को ये पता चला कि पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं करते। पौधे नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं ले सकते, सीधे उपयोग में नहीं ले सकते, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में। नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में, के रूप में क्या करते हैं, के रूप में ग्रहण करते हैं।
और ये नाइट्रेट या नाइट्राइट जो है वो बनता कैसे है? तो ये दोनों के दोनों बनते किसके द्वारा हैं? ये दोनों के द्वारा बनते हैं जीवाणुओं द्वारा। जीवाणु द्वारा क्या होता है इनका निर्माण? किससे होता है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होता है उसका उपयोग करके। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के उपयोग द्वारा, यानी कि जीवाणु करते हैं उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग, और फिर वहां से क्या बनाते हैं? नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाते हैं। और ये नाइट्रेट या नाइट्राइट जो है वो किसके द्वारा अवशोषित होता है? वो पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। अब बात कर रहे हैं विषम पोषी, यानी कि वे जीव जो अपना भोजन कहां से लेते थे? स्वपोषी जो थे, वहां से जो जीव अपना भोजन लेते हैं उसको अब कहेंगे विषम पोषी। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विभिन्न या भिन्न विधियां हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी क्या करता है? निर्भर करता है कि जीव जो है वो भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, यदि भोजन स्रोत अचल है, यानी कि भोजन जो है वो गति नहीं कर सकता, जैसे कि घास है, या गतिशील जैसे कि हिरण। अब घास जो है ये तो भोजन है ही, जानते हो। हिरण भी क्या है? भोजन है। कैसे है हिरण भोजन? शेर उसका शिकार करके भोजन ग्रहण करता है ना। तो घास या गतिशील जैसे कि हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगमन करने का तरीका भिन्न भिन्न होता है, तथा गाय व शेर भिन्न पोषक उपकरणों का क्या करते हैं? उपयोग। अब जैसे बात करें कि घास जो है इसको तो कौन खाएगी? गाय। अब गाय क्या करेगी? उसको जाएगी वहां पर और चरेगी, जबकि हिरण जो है उसको शेर कैसे खाएगा? शेर उसको मारकर खाता है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां होती हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। वो कौन से जीव हैं? क्या हम भी ऐसा ही करते हैं कि भाई जो भोजन होता है उस भोजन का विघटन, यानी कि उसका तोड़ना जो होता है, उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, क्या हम भी वो शरीर के बाहर करते हैं? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। हम उसको शरीर के बाहर नहीं करते, बल्कि हम तो भोजन को पहले ग्रहण करते हैं और फिर उस भोजन को हम क्या करते हैं? शरीर के अंदर एंजाइमों की सहायता से उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं, तरल पदार्थ बनाते हैं फिर हम। ठीक है? लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन का अपघटन जो होता है, उसका विखंडन जो होता है, वो शरीर के बाहर ही कर लेते हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं फफूंदी है, यीस्ट है, मशरूम है आदि कवक जो होते हैं। फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि जो कवक हैं, ये क्या करते हैं? ये भोजन को क्या करते हैं? शरीर के बाहर ही क्या कर लेते हैं? विघटित कर लेते हैं और फिर उसका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। यानी कि बाकी के जीव जो हैं वो भोजन को पहले शरीर में ग्रहण करते हैं और फिर शरीर में उसका क्या करते हैं? खंडन करते हैं, विखंडन करते हैं, तोड़ते हैं उसको, जो भी आप बोलोगे वो सब। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना और कार्यशैली पर निर्भर करती है। यानी कि कौन सा जीव क्या भोजन लेगा और कौन सा जीव उसको किस तरीके से शरीर के अंतर्गत तोड़ेगा, ये सब डिपेंड करता है उस शरीर के जो शरीर उस जीव के शरीर की जो संरचना होती है या उसकी कार्य करने का जो तरीका होता है, ये सब उसके ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अन्य जीव पौधे और जंतुओं के बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जंतुओं को बिना मारे। कुछ जीव तो क्या है, जैसे घास है, फल है, कीट, मक्खी या मृत खरगोश खाने वाले। इनको खाने वाले जीवों में क्या अंतर है? तो इनको अपन क्या कहेंगे? घास खाने वालों को अपन शाकाहारी बोल देते हैं। फल खाने वाले भी शाकाहारी, कीट मछली को खाने वाले या मृत खरगोश को खाने वाले वो मांसाहारी हो गए। कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे खाते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जूं, जोंक और फीताकृमि शरीर के बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त। यानी कि हर जीव जो है वो अलग अलग तरीके से क्या करता है? क्रियाएं करता है। सब जीवों का अपना एक प्रोसेस होता है, किसको भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, कैसे उसको तोड़कर उसका अपघटन करता है, ये सब उसके शरीर की संरचना पर
और उसके शरीर के जो एंजाइम होते हैं, जैव उत्प्रेरक जो होते हैं, उनके ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। कौन कौन से जीव हैं वो लिखा हुआ है। जैसे शाकाहारी, ये क्या करते हैं, घास पत्तियां फल आदि को खाते हैं, जैसे कि कौन है, गाय है, हिरण है। कुछ जीव कौन होते हैं, मांसाहारी, ये क्या करते हैं, ये दूसरे जंतुओं को मारकर उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरे कौन लिखे हुए हैं, सर्वाहारी, ये क्या करते हैं, ये पौधों से भी भोजन ले लेते हैं और ये जंतु जो होते हैं वहां से भी भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि पौधे और जंतु दोनों से ये भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, भालू हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली है, कौवा है, ये सब ऐसे जानवर होते हैं। और कुछ जीव होते हैं परजीवी। अब ये परजीवी क्या करते हैं, ये किसी भी जीव को मारते नहीं है। यानी कि मांसाहारी और परजीवी में अंतर देखो दोनों में। ये भी क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन ये दूसरे जंतुओं का क्या करते हैं, ये दूसरे जंतुओं का करते हैं शिकार। ये दूसरे जंतुओं का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। जबकि इनकी हम बात करें तो ये शिकार नहीं करते हैं। इनकी अगर बात की जाए तो ये शिकार नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, उस जीव को बिना मारे उसके शरीर पर रहकर वहां से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जानवरों में आपने देखा होगा जूं, चिंचड़ी जिसको बोलते हैं, चीचड़ी जो होती है, जिसको किलनी कहा जाता है साइंस की भाषा के अंतर्गत। तो जूं होता है, जोंक होता है, अमरबेल पौधों में होता है, फीताकृमि डेप टेपवर्म जो होता है वो जानवरों की आंतों में पाया जाता है। तो ये ऐसे जीव हैं जो किसी भी जीव को बिना मारे उसके शरीर पर रहकर वहां से भोजन प्राप्त करते हैं। उनको क्या नाम देते हैं, परजीवी। और एक होते हैं सेप्रोफाइट्स, जिसको नाम दिया जाता है मृतोपजीवी। और ये क्या करते हैं, ये मरे हुए या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक होता है, मशरूम होता है, यीस्ट होता है। तो अलग अलग तरीके हैं हर जीव के अपने भोजन ग्रहण कर लेंगे। कुछ जीव क्या करते हैं, घास पत्तियां फल यानी कि पौधों से भोजन लेते हैं, तो शाकाहारी। कुछ जीव दूसरे जीवों को मारकर वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो मांसाहारी। कुछ जीव जो होते हैं वो पौधों से और जंतुओं से दोनों से भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो सर्वाहारी। कुछ जीव दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन वो उस जीव को बिना मारे अपना भोजन लेते हैं, तो वो कहलाते हैं परजीवी। और सड़े गले या मृत पदार्थों से जो भोजन लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कवक या मशरूम जो होता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं और इनको नाम किया दिया जाता है सेप्रोफाइट्स, या इनको कहा जाता है मृतोपजीवी। अब आता है दोस्तों कि जीव जो है वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, और इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।